तो मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास है, रिवीजन मैंने सर से पढ़ा था, अब इसको रिवीजन करने का समय है तो रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि पीडीएफ और नोट्स नहीं बना सकते इस टाइम। तो वास्को डी गामा 1498 में आया। अंग्रेज औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हो गई। फिर औपनिवेशिक का शासन चला तो यहाँ 1757 से प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। तो उस समय से 100 वर्षों तक 1857 तक फिर यहाँ औपनिवेशिक काल का चलता रहा। और यहाँ क्या हुआ 1857 में यहाँ क्रांति हुई, 1857 की क्रांति। फिर यहाँ औपनिवेशिक शासन की समस्या के बाद स्वतंत्रता संग्राम चलते रहे यहाँ तक 1947 तक, और फिर भारत की आज़ादी हुई। तो यहाँ क्या हुआ था कि तुर्की विजय के पश्चात अरब पराजित हो गए थे। कुस्तुतनिया थी यहाँ पर, कुस्तुतनिया का पतन हुआ। कब हुआ तो 1453 में, 1453 में कुस्तुतनिया का पतन हुआ। तुर्की विजय रही, यहाँ तुर्की राज्य तो वो विजयी रहा और अरब पराजित हो गए थे इसमें। तो यहाँ पश्चिम से पश्चिमी यूरोप है तो पश्चिमी यूरोप से लोग यहाँ चल के यहाँ खोज हुई और अरब इसने भारत अरब सागर के होते हुए अरब व्यापारी पहले यहाँ से यहाँ व्यापार करते थे, लेकिन अब फिर यहाँ से इंग्लैंड खोज का दौर आएगा और यहाँ खोज होगी। तो यहाँ से आधुनिक भारत का इतिहास, यूरोप में भौगोलिक खोजों का युग। तो इसमें 15वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ। तो पुर्तगाल और स्पेन, तो पश्चिमी यूरोप के थे जो पुर्तगाल थे और स्पेन की अगुवाई में शुरू हुआ था खोजों का दौर। इसका उद्देश्य क्या था तो एशिया के साथ सीधा व्यापार करने के लिए थे। मसाले, रेशम और सोने का व्यापार था। तो मसाले और रेशम और सोना और ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी करना था। फिर वैभव प्राप्त करना था, विजय करनी थी और ज्ञान की खोज के लिए था। तो ये इस तरह से हुआ था। ये पूरा प्रीलिम्स के लिए है। फिर इसमें प्रेरणा क्या है था तो प्रेरणा पुनर्जागरण हो गया था यूरोप में, उससे प्रेरणा मिली। वैज्ञानिक खोजें हो रही थी, उससे प्रेरणा मिली। मार्को पोलो की यात्राएं थी। फिर वैज्ञानिक सोच हुआ, पृथ्वी गोल है, वैज्ञानिक सोच का विकास हुआ कि पृथ्वी गोल है और जैसे विचारों ने प्रोत्साहन दिए। फिर कंपास जो थे दिशा सूचक, तो उनका विकास हो गया था। स्टेलैब बेहतर नक्शे बनाए जा रहे थे और कारवेल जैसे महान जहाज भी बन गए थे। तो पुर्तगाल और स्पेन के शाही परिवार द्वारा यात्रा को वित्त की सहायता दी गई थी, ये भी कारण था। फिर वैज्ञानिक खोज और भूगोल में रुचि थी लोगों की, विज्ञान में और भूगोल की खोजों में रुचि थी। तो महान व्यापारियों से प्रेरणा, मार्को पोलो की यात्राएं प्रेरणादायक रही थी। तो इसके कारण ये लोग यहाँ आएंगे। और यहाँ पर है समुद्र खोजने के कारण क्या थे तो व्यापारिक मार्गों की खोज, समुद्री मार्ग खोजने के प्रमुख कारणों में व्यापार की खोज करना था। भूमि मार्ग, जैसे मुस्लिमों और तुर्कों ने वहाँ आक्रमण कर लिया था तो मसालों को पूर्वी वस्तुओं के मार्ग खोजना था। और धर्म प्रचार की भावना का विस्तार भी करना था। ये सारी चीज़ें थी। फिर प्रमुख खोजकर्ता और उनकी खोज हैं। तो किसने क्या खोज की तो यात्रियों के हिसाब से क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम है। इसने स्पेन को खोजा, वो स्पेन देश का था और इसने उत्तरी अमेरिका की खोज की 1492 में। तो कोलंबस जो था, कोलंबस जैसे बोलते हैं, क्रिस्टोफर कोलंबस का नाम है, स्पेन से आया था और स्पेन से आकर अमेरिका की खोज की 1492 में। फिर बार्थोलोमेव था ये पुर्तगाल से आया था और इसने केप ऑफ गुड होम 1988 में खोजा है, दक्षिण अमेरिका में है जी केप ऑफ गुड होम। फिर वास्को डी गामा, ये पुर्तगाली था वास्को डी गामा, और भारत का समुद्री मार्ग इसने खोजा 1498 में। तो भारत के समुद्री मार्ग तक पहुंचा वास्को डी गामा। फिर है फर्डिनेंड मेलेगन जो थे, मेलेगन स्पेन का था और इसने पहली वैश्विक समुद्री परिक्रमा की। तो पहली समुद्री परिक्रमा की मैगलन ने, फ्लेरेन मैगलन। तो ये मैगलन की जल संधि से निकला, इसके लिए इस नाम फेर्डिनेंड मैगलन भी हो गया, स्पेन का था। फिर पोड्रो कैब्राल ये पुर्तगाल था और ब्राज़ील की खोज इसने 1500 में की। तो पोडो कैब्राल ने 1500 में ब्राज़ील की खोज की, पुर्तगाल का था ये।
फिर जॉन केवर्ट इंग्लैंड का था, इसने न्यू फाउंडलैंड और 1447 में खोजा। तो स्पेन के ये दो हैं, स्पेन वाले ने अमेरिका खोजा और स्पेन वाले ने ब्राज़ील खोजा। पुर्तगाल वाले जो थे, वास्को डी गामा भारत खोजा, बार्थोलोमेउस ने केप गुड होम यानी दक्षिणी अफ्रीका खोजा, और पोर्ट कैम्पबेल और फिर एक ब्राज़ील की खोज की, ये पुर्तगाली था। ब्राज़ील की खोज करने वाला पुर्तगाली था। समुद्री परिक्रमा की ये स्पेन का था और ये कोलंबस स्पेन का था। तो आधुनिक भारत में व्यापार कंपनियों की स्थापना भारत में आगमन हुआ, यानी पहले किस तरह से कंपनी आई, तो पुर्तगाल कंपनी आई 1458 में। कंपनियों के आने का क्रम है, सबसे पहले पुर्तगाल 1498 में आई, फिर हॉलैंड की कंपनी, इन्हें डच कहते थे, तो हॉलैंड या डच कंपनी आई 1602 में या 1605 में, जो भी ऑप्शन में होगा। तो 1602 1605 के मध्य आई हॉलैंड या डच कंपनी। पे इंग्लैंड कंपनी 1608 में आई थी, 1608 में इंग्लैंड की आई। डेनमार्क 1616 में आई। फ्रांस जो सबसे बाद में आई 1664 में आई ये कंपनी। तो इस तरह से आने का क्रम है, और प्रस्थान का क्रम भी इसी में दिखाया गया कि प्रस्थान कैसे हुआ। तो पहले पुर्तगीज 1698 में, डच 1605 में, इंग्लैंड 8 में, डेनमार्क 16 में और फ्रांस 64 में आई। फिर गए किस तरह से, प्रमुख कंपनियों की स्थापना भी हुई और प्रस्थान का क्रम भी है। तो इस जो पहले जाने का क्रम देख लेते हैं। पुर्तगाली क्या है 1961 में, सबसे बाद में गए 1961 में गए, और फिर उसके बाद ये क्या है डच थे, तो डच और इंग्लैंड तो ये 1947 में गए। इंग्लैंड वाले क्या है 1947 में गए, फिर उसमें 7 जोड़ेंगे तो 54 में ये डेनमार्क वाले, फिर और 7 जोड़ने पर 54 आए, तो इस तरह से ये गए, और 61 में ये फ्रांस वाले गए। जाने का क्रम उल्टा सीधा है, थोड़ी सा ने बताया इसमें। फिर पुर्तगालियों को जो कंपनियों की स्थापना कब हुई, तो स्थापना का क्रम है, तो पुर्तगाली कोई चार्टर्ड कंपनी नहीं थी, पुर्तगाल में की कोई चार्टर्ड कंपनी नहीं थी। राज्य के संरक्षण में सीधे व्यापार हो रहा था। फिर तो राज्य के संरक्षण में पुर्तगाल व्यापार कर रहे थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में आई, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई, और डेनियल ईस्ट कंपनी 1616 में, डेनियल जो डेनमार्क वाली थी, डेनमार्क की कंपनी 1616 में आई थी। फ्रेंच की कंपनी 1664 में आई थी। तो पुर्तगाली सीधे राज्य के से व्यापार कर रहे थे, वो कई कंपनी नहीं थी। वास्को डी गामा का भारत आगमन का इतिहास। तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का नाविक था, और राजा मैंथुअर वास्को डी गामा कौन था, पुर्तगाल का नाविक था। और ये राजा मैनुअल प्रथम के आदेश पर भारत की समुद्री यातायात खोज के लिए रवाना हुआ था। यात्रा प्रारंभ 8 जुलाई 1947 8 जुलाई 1447 को लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से 4 जहाज़ों के साथ उसने शुरू की थी। अफ्रीका के पश्चिम तट के किनारे केप वर्ड या सेनेगल होते हुए वह केप ऑफ गुड होम पार किया उसने। अफ्रीका के पूर्वी तट पर मोजाम्बिक या मोवास या मालंदी में रुके वो, तो मोजाम्बिक में मालवेस और मालंदी में रुके, और स्थानीय गुजराती नाविक अब्दुल माजिद की उसने मदद ली, और अब्दुल माजिद किसने मदद ली, वास्को डी गामा ने। 20 मई 1958 को वास्को डी गामा भारत के पश्चिम तट कालीकट तक पहुंचा। तो कालीकट पे 1498 पहुंचा। जमहूरी शासक ने व्यापार संबंध स्थापित करने की कोशिश की, उपहार और उचित न लगे और संबंध तनावपूर्ण हो गए। तो यहाँ इसके संबंध थोड़ी तनावपूर्ण हुए। 1499 में
पुर्तगाल लौट गया और कुल यात्रा का लाभ का उसने 2 वर्षों की यात्रा की थी। कुल यात्रा लगभग 2 वर्षों की थी। तो वास्को ड गामा 1502 में 1524 में दोबारा भारत आया। तो 1502 और 1524 में दोबारा आया और अंतिम बार आकर वायसराय के रूप में आया था। तो अंतिम बार वो वायसराय के रूप में भारत आया और उसकी मृत्यु यहीं पर हो गई। फिर है पोंडा अल्वोरेज कैब्राल। तो ये पोंड एवरेज कैब्राल है। तो ये वायसराय बन के आया 1500 ईस्वी और 1505 ईस्वी में आया। कोची में पहली फैक्ट्री डाली। तो कोची कालीकट में क्योंकि लड़ाई हो गई थी राजा से, तो अब कोची में पहली फैक्ट्री पुर्तगाल ने डाली। कोची में फैक्ट्री स्थापना तो पेड्रो कैब्राल है जो अल्वारेज पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ये जमोरियन से संघर्ष के बाद सन 1500 में कोची पहुंचा और कोची के राजा से वहां उसने शरण ली और अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी गई उसे। तो कोची में राजा से अस्थायी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति गई। भारत में यूरोपियों द्वारा पहला व्यापारिक संपर्क था। तो पहला व्यापारिक संपर्क था यहाँ। तो एक किसने किया जे अल्वरेज ने किया। अल्वरेज ने पेड्रो अल्वारेज कैब्राल ने 1502-3 में वास्को ड गामा अपनी दूसरी यात्रा के लिए भारत आया और इसमें कोची को पुर्तगाल से छीन लिया। तो कोची जो थी, कोची को पुर्तगालियों वास्को ड गामा था, कोची को पुर्तगाली ठिकाने के रूप में उसने मजबूत किया। तो भारत जब वास्को ड गामा दूसरी बार आया तो उसने वास्को ड गामा अपनी दूसरी यात्रा के दौरान भारत आया, उसने कोचीन को पुर्तगाली ठिकाने के रूप में मजबूत किया और 1503 में कोची में फोर्ट ऑफ इनमैनुअल का निर्माण किया। तो उसने फोर्ट ऑफ इनमैनुअल का निर्माण किया वास्को ड गामा में 1503 में। तो यहाँ ब्लू वाटर पॉलिसी शांत जल की नीति प्रमुख समुद्र पर नियंत्रण महत्वपूर्ण हथियार माना गया। पश्चिम तट पर किले बनवाए गए कोची, कुनलून, दमन आदि में। तो यहाँ ये किले बनाए कोची में, कन्नूर में, दमन आदि में। 1508 में चौचल लड़ाई हुई। चौचल की लड़ाई, इसमें बेटे लॉरेंजो द अल्मोंडा की मृत्यु हो गई। मुस्लिम बाड़े में से हुई और 1509 में दीव की लड़ाई में अरब, मिस्र, तुर्क और गुजराती सुल्तान की संयुक्त सेना को हराया। इस विजय ने भारतीय समुद्र में पुर्तगालियों की नौसैनिक शिष्टता सुनिश्चित कर दी। तो यहाँ पुर्तगालियों की नौसेना की शिष्टता सिद्ध हो गई 1909 में। और 1909 में पुर्तगाल से अब्दुल कर्क को वायसराय नियुक्त किया गया और अल्मोंडा ने विरोध किया। अंतर आदेश मानते हुए 1909 में भारत से रवाना हो गया। तो अब्दुल कर्क को वायसराय बना दिया गया। यहाँ अल्मोंडा का विरोध हुआ। और अब फ्रांस यहाँ है अल्फ्रांसो डी अबुकर्क। 1509 से 1515 में भारत आया। तो मॉडर्न हिस्ट्री का रिवीजन करने वाले हैं इसमें। पुर्तगाल की जो फैक्ट्रियाँ बनी हैं, पुर्तगाल की फैक्ट्रियाँ पहली स्थापना इसकी कोची में हुई। कोची में स्थापना कब हुई? तो 1500 ईस्वी में अस्थायी फैक्ट्री बनी। फिर 1503 में स्थायी फैक्ट्री बन गई। फिर पहली पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 में फोर्ट इमैनुअल बना। कोची के राजा का सहयोग था। तो पहली फैक्ट्री पुर्तगालियों की थी जो पहले कोची में बनी थी। फिर कालीकट में 1501 में प्रयास किया इन्होंने। जेमुरेन के तनाव, व्यापार असफलता के बाद में कई संघर्ष हुए जेमुरेन से। और कन्नौर में 1502 में बनी। कोची के बाद दूसरा मजबूत ठिकाने स्थायी राजा से सहयोग मिला। गोवा में 1510 में बनी।
तो कोची में बनी, कालीकट में बनी, कन्नौर में बनी 1503 में, यहाँ 1501 में, 1502 में, इस तरह से बनी। फिर अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर से युद्ध कर कब्जा किया। तो अल्फांसो दी अल्मूडा थे, उन्होंने बीजापुर से युद्ध करके कब्जा किया और पुर्तगाली शासन का केंद्र बना जी। और बम्बई बेसिन 1534 में है, गुजरात राज्य से लिया गया और बाद में अंग्रेजों ने 1661 में दहेज में ले लिया था। तो इसको अल्फांदी फोसा से। अब इसमें पुर्तगालियों का मुगलों एवं अन्य यूरोपीय शक्तियों से टकराव होगा। मुगलों से संघर्ष। हुमायूं अकबर के समय संबंध अपेक्षाकृत शांतिपूर्ण थे। तो हुमायूं के समय और अकबर के समय संबंध शांतिपूर्ण थे। पुर्तगाली मशीनरियों को आगरा बुलाया गया। जहांगीर के समय तक व्यापारिक संबंध बने रहे और राजनीतिक प्रभाव नहीं बढ़ सके। तो राजनीतिक प्रभाव उनके नहीं बढ़ सके। शाहजहां ने 1631 से 1635 के काल में संघर्ष बढ़ा। तो जब शाहजहां आए तो संघर्ष बढ़ा। पुर्तगालियों ने हुगली बंगाल में एक किला बनवाया था, हुगली नदी के किनारे। फिर 1632 में शाहजहां ने हुगली पर हमला कर पुर्तगालियों को बाहर निकाल दिया। तो 1632 में क्या, शाहजहां ने हुगली पर जो हमला था उस पर हमला कर दिया, हुगली पर, और पुर्तगालियों को वहां से बाहर कर दिया, क्योंकि पुर्तगाली हुगली को लूट मार के अड्डे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। तो पुर्तगाली क्या कर रहे थे, लूट मार कर रहे थे हुगली में। इसके बाद मुगल क्षेत्र में पुर्तगालियों का प्रभाव सीमित रहा। फिर डच आए, डचों से संघर्ष होगा। तो डचों ने 1605 में पुलिकट में, तो डच आए जो नीदरलैंड वाले थे डच, 1605 में पुलिकट में फैक्ट्री स्थापित की। मसालों के व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाई। डचों ने मालाबार तट में पुर्तगालियों को पीछे धकेल दिया। तो मालाबार जो क्षेत्र था उसमें पुर्तगालियों को पीछे धकेला। 1663 में कोची पर डचों ने अधिकार कर लिया। तो कोची जो पुर्तगालियों ने बनाई थी उस पर अब डचों ने अधिकार कर लिया। ये पुर्तगालियों की बड़ी हार थी। धीरे धीरे डचों ने श्रीलंका, दक्षिण भारत में पुर्तगालियों का प्रभुत्व खत्म कर दिया। तो पुर्तगालियों का डचों ने प्रभुत्व खत्म कर दिया यहाँ। फिर अंग्रेजों से संघर्ष। तो अंग्रेजों से होकर शुरुआत में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से सीखा और धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा शुरू की। तो यहाँ अंग्रेजों से प्रतिस्पर्धा होगी। और 1612 में सूरत में अंग्रेजों ने पुर्तगालियों से सीखा। पुर्तगालियों के पुर्तगाली बड़े को हमले किए और कैप्टन वेस्टन जीता उन्होंने। और भारत में अंग्रेजों सैनिकों का पहला प्रभाव था यहाँ। तो 7वीं सदी में व्यापार करने लगे और उन्होंने मतलब पुर्तगालियों से वो दहेज लिया और वो विवाह हो गया था। तो अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ। तो आधुनिक भारत में पुर्तगालियों की देन क्या है। तो आधुनिक भारत में तम्बाकू है, मक्का है, तम्बाकू आई वहाँ से, मक्का आया, अनानास आया, बादाम, मूंगफली, लीची, आलू, लाल मिर्च, पपीता, काजू, शकरकंद और प्रिंटिंग प्रेस भी वहाँ से आया। पुर्तगाली की देन है ये। फिर आधुनिक भारत में डच व्यापार संपत्ति। तो डच जो थे उनकी व्यापारिक शक्ति, तो डच जो थे नीदरलैंड हॉलैंड वाले लोग डच कहलाते थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, जो डच की ईस्ट इंडिया कंपनी थी, डच ईस्ट इंडिया 1602 में हुई। सरकार से विशेष अधिकारों ने प्राप्त हुआ। भारत में पहला कारखाना 1605 में पुलिकट में स्थापित किया। तो डचों ने पहला कारखाना कहाँ बनाया, तो डचों ने पहला कारखाना पुलिकट में 1605 में पुलिकट में स्थापित किया। डचों ने मुख्य रूप से मसाला के व्यापार पर ध्यान केंद्रित किया। तो मसाले के लिए आए थे और फिर अन्य में कपड़ा भी करते थे। फिर प्रमुख डच केंद्र कौन से थे, तो डच ने पुलिकट में 1605 में पहला केंद्र यहाँ किला किला गोडिया बनाया। फिर मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, कोची और चेन्नमुत्ता अन्य व्यापारिक केंद्र थे। तो मछलीपट्टनम थे,
पट्टम थे और कोची थे। वो पुलिकट था, मछलीपट्टनम, नागापट्टनम, कोची ये और चिन्नामुता ये डचों के केंद्र थे। फिर श्रीलंका, इंडोनेशिया और मलक्का में भी मजबूत उपस्थिति थी। पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में 1605 में। सोने के सिक्के जिन्हें पगोड़ा कहते थे, पुर्तगालियों ने चलाए थे। पहली फैक्ट्री कहाँ डचों ने स्थापित की? मछलीपट्टनम में 1605 में। पुलिकट मछलीपट्टनम में। फिर सोने का सिक्का पगोड़ा ये कहलाता था। फिर इसमें कासिम बाजार से रेशम उद्योग, कासिम बाजार में रेशम उद्योग की ये फैक्टर किसे थे? तो डच अधिकारी को कहते हैं फैक्टर। फैक्ट्री यानी व्यापार के केंद्र, गोदाम या रेजिडेंट ऑफिस कहलाते थे, ये फैक्टर कहलाते थे। पर पुर्तगालियों का संघर्ष, पुर्तगालियों का तो पुर्तगाली जो 17वीं सदी में डचों ने पुर्तगालियों को भारत से और श्रीलंका से बाहर करना शुरू किया। तो 17वीं सदी में डचों ने क्या किया? डचों ने पुर्तगालियों को भारत से और श्रीलंका से बाहर किया। तो पुर्तगाली बाहर होंगे और डच आ रहे हैं। तो 1663 में कोचीन पर अधिकार कर लिया उन्होंने। 1663 में तो कोची पर डचों ने अधिकार कर लिया, पुर्तगालियों को हटा दिया और पुर्तगालियों की बड़ी हार भी हो गई इसमें। फिर मालाबार तट पर डच जो थे उनका वर्चस्व हो गया। मालाबार यानी केरल तट वाला। फिर अंग्रेजों से संघर्ष हुआ डचों का। तो व्यापार प्रतिस्पर्धा लगातार बनी रही इनके बीच। 1688 में हुगली के पास युद्ध हुआ और इसमें डच हार गए अंग्रेजों से। और 1759 में बेदरी और नागपट्टनम की लड़ाई में निर्णायक हार हुई। भारत में डचों का प्रभाव कम हो गया। तो यहाँ नागपट्टनम में और बेदरा या नागापट्टनम में 1759 में उनकी हार हो गई। भारत से पतन और प्रस्थापन, तो भारत से उनका पतन हो गया और वो यहाँ से प्रस्थान कर गए। अंग्रेजों के साथ हुए अंग्रेज डच युद्ध का अक्सर भारत में पड़ा। तो अंग्रेज और डच जो युद्ध हुआ उसका असर भारत में पड़ा था। 1824 में अंग्रेज डच संधि के तहत एंग्लो डच टेरिटरी कहते हैं। तो 1824 में हुई अंग्रेजों और डचों के बीच। इसके तहत डचों ने भारत में अपने सभी जो स्थान थे वो वहाँ से अब वो अलग बनाएंगे। भारत में डच का प्रभाव समाप्त हुआ और वे इंडोनेशिया तक सीमित हो गए। तो इंडोनेशिया की साइड तक जाने लगे और यहाँ अंग्रेज आ जाएंगे डचों के स्थान पर। विशेषता क्या है? तो डचों ने भारत में धार्मिक प्रचार नहीं किया क्योंकि वे व्यापार पर ध्यान केंद्रित थे। तो डचों ने धर्म प्रचार बिल्कुल नहीं किया। डचों का मुख्य हित मसालों का व्यापार, काली मिर्च, लौंग, जायफल था। डचों का शासन नहीं, केवल व्यापारिक उपस्थिति रही। तो डचों ने सिर्फ व्यापार बस करने के लिए आए थे वो। अब है फ्रांसीसी पहली फैक्ट्री कहाँ है? तो फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में है। 1668 में स्थापित की फ्रांस की पहली फैक्ट्री फ्रांसीसी तो सूरत में 1668 में। दूसरी चंद्रनगर में। 1673 में पांडुचेरी फोर्ट बुलाई। गवर्नर कौन थे? गवर्नर इसमें डुप्ले थे। फ्रांसीसी थे, डुप्ले गवर्नर थे इनमें। 1742 से 1754 तक रहेंगे ये गवर्नर डुप्ले। और पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ बनाई थी? तो सूरत में फ्रांसीसियों ने बनाई। दूसरी चंद्रनगर में बनाई थी। भारतीय राज्यों से आपसी मामलों में हस्तक्षेप की नीति। तो भारतीय राज्य थे इन्होंने भारतीय राज्यों में अपने हस्तक्षेप किए और सहायक संधि प्रारंभ की। तो सबसे पहले सहायक संधि फ्रांसीसियों ने प्रारंभ की थी। फिर आंग्ल फ्रेंच संघर्ष, तो अब इनका संघर्ष भी होगा आगे फ्रांसीसियों का। अब है आधुनिक भारत में फ्रांसीसी बस्तियां। तो पहली फैक्ट्री जो इनकी थी सूरत में बनी 1668 में। फिर पांडुचेरी में थी ये स्थापना 1600 पांडुचेरी में कहाँ? तो 1674 में। तमिलनाडु के तट पर। विशेषता फ्रांसीसी भारत की राजधानी थी। और तो जो
पांडुचेरी थी उसकी राजधानी थी। पहले उन्होंने फैक्ट्री लेकिन सूरत में बनाई, फिर यहाँ पांडुचेरी बनाई। तो पांडुचेरी में कहाँ, तमिलनाडु के तट पर, तमिलनाडु के तट वाला पांडुचेरी। और फ्रांस की राजधानी थी फ्रांस। मार्टिन ने इसे विकसित किया, तो मार्टिन ने इसे विकसित किया। फिर है कालीकट पे, तो कालीकट या कराईकल कहते हैं, कालीकट जो भी कहते हैं। इसकी स्थापना उन्होंने कब की, तो यहाँ 1679 में कावेरी डेल्टा और तमिलनाडु, कावेरी डेल्टा और तमिलनाडु में की जो, तो कराईकल कावेरी के डेल्टा में और तमिलनाडु के पास। इसकी विशेषता है यहाँ प्रमुख बंदरगाह और व्यापार केंद्र था कराईकल, तो बंदरगाह भी था और व्यापार का केंद्र था। फिर यामन, स्थापना यहाँ यमन में की, तो पांडुचेरी इन्होंने बनाई कराईकल में और यमन में। फ्रांसीसी की बस्तियां हैं ये। तो यमन यानी आंध्र प्रदेश में, गोदावरी डेल्टा में, तो ये कावेरी डेल्टा में है कराईकल, ये गोदावरी डेल्टा आंध्र प्रदेश में है। और तेलुगु भाषी क्षेत्र में स्थापित किया, गोदावरी नदी के निकट व्यापार हेतु, गोदावरी नदी के साथ व्यापार हेतु। फिर माही, तो इनकी जो बस्तियां थी वो पांडुचेरी, कराईकल, यमन और माही। माही ये क्या है, 1721 में केरल के उत्तर पश्चिम तट पर, मालाबार के तट पर मसालों के व्यापार हेतु उन्होंने बनाया था, तो माही बनाई। तो पांडिचेरी, कराईकल, यमन, माही और चंद्रनगर की बस्ती बनाई। तो ये स्थापना 1690 में हुगली बंगाल में स्थापित की। चंद्रनगर कहाँ है, तो चंद्रनगर हुगली में है, पश्चिम बंगाल में। बंगाल में प्रमुख व्यापारिक केंद्र रहा चंद्रनगर। 1950 में भारत में एकीकरण हुआ, और भारत में फिर एकीकरण हुआ 1950 में। आज कोलकाता के निकट शहर के रूप में जाना जाता है। तो भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियां और शक्तियां, तो अन्य कौन आई भारत में, तो डेनिस आई। 1616 में कंपनी की स्थापना हुई, उसी वर्ष भारत आई थी। तो 1616 में डेनिस आई थी। पहली फैक्ट्री इसकी त्रावणकोर में थी, त्रावणकोर 1620 में थी। तो डेनिस की जो कंपनी थी वो त्रावणकोर में 1620 में। तमिलनाडु के तट पर यहाँ डेनिस के प्रमुख किले बनाए, यानी फोर्ट डेन्सबर्ग, जिसके लिए राजा रघुनाथ नायक तंजौर के नायक के शासक की भूमिका थी। दूसरी कहाँ थी, तो दूसरी थी श्रीरामपुर 1676 में, हुगली नदी के किनारे, यानी पश्चिम बंगाल है, वर्तमान पश्चिम बंगाल में है ये। तो बंगाल में व्यापार के लिए दूसरा केंद्र था। तो पहला त्रावणकोर था इनका केंद्र, दूसरा ये पश्चिम बंगाल के साइड हुगली नदी के किनारे था श्रीरामपुर। फिर इसके बाद यह है मशीनरी, शिक्षा, प्रिंटिंग प्रेस का केंद्र बनास प्रसिद्ध श्रीरामपुर मिशन भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस था। तो श्रीरामपुर में जो बना प्रिंटिंग प्रेस, वो पहला भारत का पहला प्रिंटिंग प्रेस था। भारत में डेनिसों का प्रमुख व्यापार, तो व्यापार क्या करते थे, कपास, मसाले, हाथी दांत और दास व्यापार। तो कपास, मसाले, हाथी दांत और दास का व्यापार करते थे। 1743 में सभी फैक्ट्रियां बेचकर चीन चले गए, और 1743 में वो अपनी सब फैक्ट्री उन्होंने बेच दी और चीन चले गए थे। 1845 में डेनमार्क ने तिकुवार और श्रीरामपुर को अंग्रेजों को बेच दिए, और साथ ही भारत में डेनिस की उपस्थिति का अंत हो गया। तो जल्दी चले गए ये डेनिस। भारत में अन्य यूरोपीय कंपनियां और शक्तियां, भारत में अन्य यूरोप की जो कंपनियां थी, यूरोपीय कंपनी और शक्तियां, तो अंग्रेज आए। तो अंग्रेज जो थे उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की 1608 में। तो ये हैं ब्रिटिश जो अपने यहाँ राज करेंगे भारत में। तो पहली 1608 में इन्होंने सूरत में बनाई। दक्षिण भारत
में पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम में बनाई। तो मछलीपट्टनम में 1611 में, और ये 1608 में सूरत में। फिर 1608 में कप्तान विलियम हॉकिंस जो थे, तो विलियम हॉकिंस थे, ये जहांगीर के दरबार में पहुंचे थे और सूरत में फैक्ट्री की अनुमति मांगी। जहांगीर ने अनुमति देने से झिझक दिखाई। हॉकिंस को खान की उपाधि दे दी, लेकिन ठोस अनुमति नहीं दी। तो इन्हें ठोस अनुमति नहीं मिली थी। इंग्लिश खान की उपाधि दी है उन्होंने उन्हें हॉकिंस को। 1615 में सर थॉमस रो आए। उन्होंने अंग्रेज राजा जेम्स प्रथम के राजदूत जहांगीर के दरबार में पहुंचा। तो अंग्रेज जो राजा थे जेम्स प्रथम, उनका राजदूत बनकर आए थे सर थॉमस रो, और जहांगीर के दरबार में पहुंचा। थॉमस रो ने जहांगीर से व्यापार की विशेष अनुमति प्राप्त की और सूरत और अन्य स्थानों पर फैक्ट्री खोलने की भी अनुमति ली। तो इसने थॉमस रो को अनुमति मिल गई, लेकिन इसको सिर्फ इंग्लिश खां की उपाधि मिली थी। जो आया था जी विलियम हॉकिंस। अब थॉमस रो के बाद फैक्ट्रियाँ। थॉमस रो के बाद फैक्ट्री यानी थॉमस रो ने अनुमति ली, तो सूरत गुजरात में पहले से स्थापित थी जो फैक्ट्री, सूरत गुजरात पहले से स्थापित थी, लेकिन थॉमस रो की अनुमति से स्थायी और सुरक्षा मिल गई। तो थॉमस रो ने जब उसे सूरत में स्थापित उसने हॉकिंस ने कर दी थी, लेकिन सुरक्षा ऐसे और स्थायित्व मिल गया। आगरा यानी मुगल राजधानी, आगरा मुगल राजधानी में फैक्ट्री में कपड़े और अन्य वस्तुओं के व्यापार दिए गए। तो कपड़ा और अन्य वस्तु बेचने का अधिकार था। फिर पटना बिहार, बिहार में क्या अफीम, नमक, कपड़े के व्यापार हेतु। तो पटना में बिहार में अफीम है, नमक है और कपड़े के व्यापार। फिर अहमदाबाद गुजरात में, तो गुजरात में क्या करेंगे, सूती और शिल्प के प्रसिद्ध स्थान। फिर मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। मछलीपट्टनम तो आंध्र प्रदेश में क्या है, दक्षिण भारत में शुरुआती फैक्ट्री में से एक है। तो मछलीपट्टनम शुरुआती फैक्ट्रियों में से एक था। तो सूरत में था, आगरा में थी, पटना बिहार में थी, अहमदाबाद में इसने अपनी फैक्ट्री बनाई। अहमदाबाद गुजरात में सूती वस्त्र के लिए, मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में शुरुआत की है उन्होंने। फिर जहाँ 1628 से 1658 में ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसने हुगली बंगाल में फैक्ट्री खोलने की अनुमति मिली और अंग्रेजों को स्थायी व्यापार पट्टा भी मिल गया। तो हुगली नदी के पास व्यापार करने के लिए पट्टा मिल गया। 1632 में शाहजहां ने पुर्तगालियों के दुर्ग पर आक्रमण किया। तो 1632 में, लेकिन उसने पुर्तगाली जो थे, शाहजहां ने पुर्तगालियों के दुर्ग पर आक्रमण किया था और अंग्रेजों ने चुपचाप समर्थन दिया था उसका। इसके बाद बंगाल में अंग्रेजों को व्यापार के बेहतर अवसर मिले। तो पुर्तगाली भग गए थे और उन्हें व्यापार के अवसर मिल गए। फिर 3 प्रेसिडेंसी थी इनकी अंग्रेजों की, मद्रास प्रेसिडेंसी, मुंबई प्रेसिडेंसी और कलकत्ता। तो मद्रास, मुंबई, कलकत्ता। मद्रास जो है इसकी स्थापना 1669 कब हुई, स्थापना 1639 में हुई। 1639 में अंग्रेजों ने स्थायी नायक शासक से जमीन लेकर और यहाँ फैक्ट्री की स्थापना की और विजयनगर के राजा के सामंत थे। तो अंग्रेजों ने स्थायी नायक शासक जो थे उनसे जमीन लीज पर ली और फैक्ट्री बनाई। इसके बाद यहाँ फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बन गया। ये बाद में प्रशासनिक और सैन्य केंद्र बन गया। तो ये फोर्ट सेंट जॉर्ज जो था बाद में प्रशासनिक और सेना का केंद्र ही बन गया था मद्रास में। मुंबई की स्थापना 1668 में हुई। इसमें 1639 में हुई थी स्थापना मद्रास में, इसकी 1668 में हुई, 39 में हुई थी, इसकी 68 में हुई। पुर्तगालियों के दहेज से प्राप्त हुआ था मुंबई। तो पुर्तगालियों से दहेज से प्राप्त हुआ था। 1661 में पुर्तगालियों ने मुंबई को इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को दहेज में दिया। उनकी शादी पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन से हो गई थी। चार्ल्स द्वितीय ने इस ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिया। तो चार्ल्स द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 1668 में 10
पाउंड की सालाना किराए पर दिए। फिर कलकत्ता में स्थापित जो फैक्ट्री थी, तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1690 में, इसकी 1639 में, 1668 में, 1690 में हुगली नदी के किनारे कलकत्ता की स्थापना हुई, जब जॉब चॉर्नेक नामक कंपनी अधिकारी, जॉब चॉर्नेक नाम का जो कंपनी अधिकारी था, उसने 1690 में यहाँ एक फैक्ट्री स्थापना के बाद यहाँ फोर्ट विलियम का निर्माण किया। औरंगजेब के साथ अंग्रेजों का संघर्ष किस तरह था? तो बंगाल, मद्रास, मुंबई में कर मुक्त व्यापार की मांग और स्थानीय अधिकारियों से टकराव हुआ। तो अंग्रेजों के साथ क्या हुआ? बंगाल में, मद्रास में और मुंबई में कर मुक्त व्यापार, यानी व्यापार करने के लिए कर मुक्त करने हो, इसलिए स्थानीय अधिकारियों से उन्हें टकराव हुआ। स्थान के जो अधिकारी थे, अंग्रेजों ने मुगल सत्ता को चुनौती देने की सोची और सैन्य बल के माध्यम से। तो जब औरंगजेब था तो उसके समय हो रहा था जी। फिर इसमें चाइल्ड वॉर 1686 ईस्वी में 1686 में क्या हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर जोसेफ चार्ल्स के नेतृत्व में मुगलों के साथ योजना बनाई और बॉम्बे, मद्रास को मुगल जहांगीर पर हमला किया। तो मुंबई और मद्रास से, मुंबई से और मद्रास से उन्होंने किया कि मुगल जहाज़ों पर हमला किए। औरंगजेब ने तीव्र प्रतिक्रिया दी और बॉम्बे को घेर लिया। तो औरंगजेब था, वो चतुर था, उसने बम्बई को घेर लिया और अंग्रेजी फैक्ट्रियां जब्त कर ली और मद्रास को भी धमकी दे दी। फिर कंपनी ने माफ़ी मांगी और क्षतिपूर्ति की पेशकश की कि हम भुगतान करेंगे जो क्षतिपूर्ति हुई है। अंग्रेजों ने उन्हें क्षमा कर दिया, तो औरंगजेब ने उन्हें क्षमा कर दिया और व्यापार की बहाली की अनुमति दे दी कि ठीक है, व्यापार बस करो। अंग्रेजों ने इब्रे हुसैन नामक दूत को दरबार भेजा। तो अंग्रेजों किसे भेजा? इब्रे हुसैन दरबार में भेजा था। कलकत्ता 1690 में फैक्ट्री की स्थापना हुई कलकत्ता में। अब है 18वीं सदी के भारत में राजनीतिक परिस्थिति किस तरह से 18वीं सदी के भारत आएगा? यूरोपीय कंपनियों का संघर्ष, भारतीय राज्यों का संघर्ष और औरंगजेब की इसके बाद मृत्यु हो जाएगी और उत्तरकालीन मुगलों का युग शुरू हो जाएगा। तो उत्तरकालीन मुगलों में कौन आएंगे? तो उत्तरकालीन मुगल में जो है पहले बहादुर शाह 1707 से 1712 में आए। तो इसमें है बहादुर शाह और इसमें मेल मिलाप की नीति थी इनकी। बहादुर शाह की मेल मिलाप की नीति। मराठों को दक्कन में सरदेशमुखी दी और चौथा नहीं दिया। तो है ना, बहादुर शाह था तो वहाँ जो मुगल मराठे थे तो उन्हें मराठों को क्या है दक्कन क्षेत्र में सरदेशमुखी देने का अधिकार दिया कि सरदेशमुखी वो लेंगे और चौथा नहीं दिए। शंभू जी जो है संभाजी के पुत्र साहू को रिहा कर दिए। संभाजी के पुत्र कितने थे? संभाजी के पुत्र साहू को रिहा किया इन्होंने। गुरु गोविंद सिंह का सम्मान बंदा बहादुर से युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान की महत्वपूर्ण मृत्यु हो गई गुरु गोविंद सिंह की। और जजिया की जो वसूली थी वही बाद में क्या कहलाया? कर कहलाया। तो उत्तरकालीन मुगल में शाहजहांदार शाह 1712 से 1713 में आया। इसमें सामंत अव्यवस्था कैसी हो गई थी? सामंत ऊपर था और नीचे यहाँ ये थे सामंत और शहजादनामा, मतलब सामंत जो लोग थे वो बड़े थे। अब इसमें सामंतों का काल हुआ
उत्तर मुगल में जुल्फिकार खां वजीर था। जजिया समाप्त किया गया। अजमेर के महाराजा को मिर्जा राजा की उपाधि दी। जयसिंह मराठों को सरदेशमुखी और चौथा दोनों दिए। तो मराठे को क्या कहा, सरदेशमुखी और चौथा दोनों कर वसूल कर सकते थे, वसूलने लगे। और जागीरदारों पर रोक लगा दी। जागीरदार जो थे, जागीरदारों पर इसमें रोक लगाई और लगाने की इजारेदारी प्रथा या ठेका प्रथा कहते हैं। पहला मुगल बादशाह की हत्या हुई यहाँ। तो शहजादा शाह था, शहजादा शाह जो था उत्तराधिकारी मुगल में, इसकी हत्या हो गई। फिर उत्तरकालीन मुगल में फर्रुखसियर आए। तो पहला जो आया था शासक बहादुर शाह था, फिर जहांदार शाह था। तो पहला बहादुर शाह है, फिर जहांदार शाह है। जहांदार शाह के बाद है फर्रुखसियर। राजा बनने वाला सैयद बंधु का काल था। तो ये सैयद बंधु का काल चल रहा था और 6 राजा बने थे सैयद बंधु के काल में। बंदा बहादुर की हत्या, इसमें बंदा बहादुर जो थे उनकी हत्या हुई। इसमें पेशवा बालाजी विश्वनाथ से दिल्ली संधि सैयद बंधु ने की। तो पेशवा जो थे बंदा बहादुर की हत्या हुई। पेशवा बालाजी विश्वनाथ, इनसे सैयद बंधु की संधि, दिल्ली संधि हुई। किसी गैर मुगल द्वारा मारे जाने वाला पहला मुगल बादशाह था। तो ये सैयद बंधु द्वारा हत्या कर दी गई थी इनकी, फर्रुखसियर की। फिर पृष्ठभूमि क्या, अंग्रेजों ने 1714 में विलियम हैमिल्टन को मुगल दरबार में भेजा था। अंग्रेजों ने भेजा था मुगल दरबार में विलियम हैमिल्टन को। हैमिल्टन ने सम्राट फर्रुखसियर का इलाज किया और उसे जीवन बचाया। इस सेवा के बदले अंग्रेजों को व्यापारिक विशेषाधिकार का फायदा मिला। तो उसने बदले में क्या मिला, व्यापार के लिए विशेष अधिकार मांग लिए थे अंग्रेजों के। प्रावधान था कि बंगाल में व्यापार का कोई चुंगी दस्तक व्यापार हो, मतलब जो है ना, टैक्स नहीं देना पड़ता था अंग्रेजों को। केवल एक मामूली सालाना भुगतान देना होता था, तो 3000 रुपये होता। मद्रास मुंबई में व्यापार की सावधानी है। दक्षिण भारत में कुछ कर छूट की सुविधा दी गई थी। बंगाल पर शुल्क में रियायत थी, तो इन्हें शुल्क कम देते थे। सुरक्षा और फैक्ट्रियों के विस्तार करने के लिए अनुमति थी। अंग्रेज फैक्ट्रियों की स्थानीय सुरक्षा देने लगे। तो इस अंग्रेज जो क्या है, स्थानीय जो सुरक्षा उन्हें देने लगे। मुगल अधिकारियों को सहयोग का आदेश है। सभी सबों में इस फरमान को मानते हैं। सर सैयद बंधु द्वारा बनाए गए अंतिम बादशाह तो कौन सा था, मोहम्मद शाह रंगीला। अब और मोहम्मद शाह रंगीला बनेगा अगला बादशाह 1719 से 1748 तक। इसमें जजिया पूरी तरह से हटा दिया। मोहम्मद शाह रंगीला ने पूरी तरह से जजिया हटा दिया और साहू को चौथे और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दिया। तो चौथा वसूल सकते थे मराठे और सरदेशमुखी, तो चौथा और सरदेशमुखी दोनों वसूलने का अधिकार साहू ने दिया। इसी के काल में नादिर शाह, तो मोहम्मद बादशाह रंगीला है, रंगीला के काल में नादिर शाह का हमला करनाल युद्ध 1739 में। सैयद बंधु के बाद जुल्फिकार खां वजीर बन गया। तो सैयद बंधु थे, उनके बाद जुल्फिकार खां वजीर बनेगा। फिर आलमगीर द्वितीय, प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय, इसके साथ मोहम्मद बादशाह रंगीला था। फिर आलम शाह द्वितीय होगा, प्लासी का युद्ध लड़ेगा जो शाह आलम द्वितीय के आएगा। तो शाह आलम द्वितीय आएगा जी बक्सर व अन्य युद्ध लड़ेगा। तो पहला इसमें और पहले की जो थे, उसके बाद मोहम्मद बादशाह रंगीला था और आलमगीर द्वितीय था और शाह आलमगीर द्वितीय और शाह आलमगीर द्वितीय। तो इसने आलमगीर ने बक्सर प्लासी और इसने बक्सर का युद्ध।
अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण व पानीपत का तृतीय युद्ध 1767 में हुआ। अहमद शाह अब्दाली के आक्रमण और पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। फिर आधुनिक भारत क्षेत्रीय राज्यों का उदय। तो क्षेत्र के राज्य जो थे उत्तर अधिकारी राज्य में बंटे। तो उत्तराधिकार में कौन कौन से थे? बंगाल, हैदराबाद और अवध। ये मतलब मुगलों की सत्ता से उत्तराधिकारी बने थे। तो बंगाल था, हैदराबाद था और अवध था। स्वतंत्र राज्य, तो स्वतंत्र राज्य मैसूर, त्रावणकोर और राजपूत वतन जागीर कहते हैं इन्हें। तो मैसूर बना स्वतंत्र, त्रावणकोर और राजपूत। फिर विद्रोह करके जो अफगान, जाट, सिख और मराठे, अफगान, जाट, सिख, मराठे विद्रोही राज थे। हैदराबाद, तो हैदराबाद जो उत्तराधिकारी राज था उसमें, तो हैदराबाद के जो शासक था निजाम उल मुल्क असफ जाह था। तो निजाम उल मुल्क असफ जाह सैयद बंधु को हराया इसने। तो निजाम मुल्क जो था हैदराबाद का निजाम उल मुल्क, इसने सैयद बंधु को हराया और 1722 से 24 में सम्राट का साम्राज्य का वजीर बन गया। तो साम्राज्य का क्या है? वजीर बन गया जी। फिर 1724 में स्वयं हैदराबाद की इसने स्थापना की। तो हैदराबाद की स्थापना इसने निजाम उल मुल्क ने की। औरंगाबाद मुख्यालय, औरंगाबाद को मुख्यालय बनाया है। हैदराबाद में मुख्यालय था इसका। फिर जागीर व्यवस्था का दुस्तर किया। जागीर व्यवस्था तो थी, उसको दूरस्थ किया। कर्नाटक, तो हैदराबाद वाला राज्य था। फिर कर्नाटक में 1748 में मृत्यु के बाद हैदर अली का विघटन हुआ। तो 1748 में हैदर अली की मृत्यु हो गई और उसके बाद विघटन हुआ। सैयद उल्लाह खां ने पहले ही स्वतंत्र राज्य बनाया था। तो सैयद उल्लाह खां जो था, उल्लाह ने पहले ही स्वतंत्र राज्य बनाया था और अर्काट राजधानी बनाई मद्रास के पास। मद्रास के पास अर्काट राजधानी थी इसकी, कर्नाटक वाले क्षेत्र की, मद्रास वाले क्षेत्र था। तो हैदराबाद कर्नाटक है। फिर बंगाल जो था वो किसके अधीन था? मुर्शीद कुली खां था यहाँ का। तो मुर्शीद कुली खां दीवान और सूबेदार दोनों इसके पास थे। स्थानीय विद्रोह कुचले गए, तो स्थानीय विद्रोह इसने कुचले, दीवान और सूबेदार था। राजस्व सर्वे, जमींदारों के विरुद्ध कठोर नीति और कर वसूलने के लिए इजारा प्रथा लागू की गई और जागीरों की खालसा में तब्दील कर दिया। जागीरदार जो थी उसको खालसा भूमि में बदल दिया गया। इसमें इजारा प्रथा यानी ठेका की प्रथा थी, ठेका लेकर काम करने वाली। तो मुर्शीद कुली खान जो था वो दीवान और सूबेदार दोनों था। 1727 में मृत्यु हो गई मुर्शीद कुली खां की। और अब अलीवर्दी खां जाएंगे। अलीवर्दी खां यहाँ बंगाल क्षेत्र में अलीवर्दी खां, तो ये 1740 से 56 तक रहेंगे। यूरोपीय कंपनियों के कड़े निगरानी में रखा गया। तो यूरोप की जो कंपनियां थी उनको कड़ी निगरानी में रखा गया। ना तो विशेष छूट दी गई और ना ही सैन्य विस्तार की अनुमति। ना विशेष छूट थी और ना सैन्य के विस्तार की अनुमति थी यूरोपीय कंपनियों को। मराठी आक्रमण से बंगाल को बचाने में अधिकांश ऊर्जा लगी। तो मराठे जो थे, मराठों से जो बंगाल को बचाने में अधिकांश ऊर्जा लगी और मराठा डिच कोलकाता की रक्षा व्यवस्था में यही दौर था, इसी दौरान बनी रही। तो कलकत्ता की रक्षा व्यवस्था इसी दौरान बनी रही। उड़ीसा मराठों को और सौंपना पड़ा। तो मराठों को उन्होंने अपना सौंप दिया। फिर सिराजुद्दौला 1756 से 57 में प्लासी के युद्ध में संदर्भ में आएगा ये। तो ये बंगाल में मुर्शीद कुली खां है, अलीवर्दी खान है और सिराजुद्दौला है। अब है अवध। तो ये पहले उत्तराधिकारी वाले राज थे, अब ये अवध राज्य है। इसी में
अवध में कौन था पहले? अवध में सबसे पहले सादत खान बोहरान उल मुल्क 1722 से 39 के बीच था। सादत खां और बोहरान उल मुल्क, बहरान उल मुल्क स्थापना के कब हुई? इस अवध की स्थापना हुई 1739 में। स्वतंत्र बन गया, ये स्वतंत्र बन गया था अवध। फिर इसका जो शासक था अवध का, तो 1739 में स्वतंत्र हुआ सादत खान के आगे। और सफदर जंग 39 से 1754 तक रहेगा ये। तो 1754 तक सफदर जंग मुगल साम्राज्य का वजीर था और 1748 तक 78 में। अहमद शाह अब्दाली उस समय बादशाह था। मुगल वजीर था सफदर जंग और अहमद शाह अब्दाली उस समय बादशाह था। 1753 में फैजाबाद राजधानी लखनऊ बाद में बनी। शुजाउद्दौला जो है बक्सर के युद्ध में शुजाउद्दौला था, तो बक्सर के युद्ध जो लड़ा गया बंगाल का, उसने बक्सर के युद्ध में साथ दिया। अहमद शाह अब्दाली के साथ दिया और मराठों का साथ, इसकी लड़ाई हुई थी। फिर मोहम्मद खान हजरत महल 1856 से 57 में थी और रमजान अली वजीरस केंद्र थे। है मैसूर में क्या? ओडियार वंश राजा चिक्का कृष्णराज थे। कृष्णराज उड़ीसा राजवंश था, उड़ीसा वंश है उसमें राजा चिक्का कृष्णराज। फिर नजराज देवराज के हाथ में सत्ता थी यहाँ। नजराज और देवराज एक सैनिक के रूप में करियर की शुरुआत की थी इसने। हैदर अली थे मैसूर में, तो यहाँ के ओडियर वंश के राजा थे चिक्का कृष्णराज और एक सैनिक के रूप में इसने हैदर अली ने शुरुआत की थी यहाँ। मैसूर के वजीर बने और बाद में सत्ता अपने हाथ में उन्होंने ले ली। और हैदर अली कब आए? तो हैदर अली 1761 से 82 में आए। हैदर अली 61 से 82 में, 1761 से 82 में आए। सैनिक अधिकारी थे और डी गुल में शस्त्राग्रह, जो शस्त्र रखने वाला है उसमें डिब्रूगढ़ में शस्त्राग्रह में 1756 से 61 में नवाब बन गया था वो। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में उसकी मृत्यु हो गई, हैदर अली की तो मृत्यु हो गई द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जब हुआ था। फिर फ्रांसीसियों ने आधुनिक हथियार और युद्ध तकनीक सीखी, तो फ्रांसीसियों से उसने आधुनिक हथियार चलाना और तकनीक भी सीखी थी। और हैदर अली ने और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ 2 युद्ध लड़े, पहला और दूसरा मैसूर के युद्ध। पहला मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 69 के बीच, हैदर अली जीता था और इसमें मद्रास संधि हुई थी। दूसरा मैसूर युद्ध जो था वो 1780 से 84 में हुआ था और आंशिक सफलता मिली। युद्ध में हैदर अली हार गए थे, उसकी मृत्यु हो गई थी हैदर अली की। तो उसका उत्तराधिकारी आएगा हैदर अली का टीपू सुल्तान मैसूर में 1782 से 1799 में। तो सिक्का ढलाई इसने प्रारंभ की, सिक्का ढलाई, नया कैलेंडर, आधुनिकीकरण यानी यूरोप की घोर दृष्टि से फ्रांसीसी क्रांति का समय था जाए। फिर जोकोबिन दल का सदस्य फ्रांसीसी क्रांति में। श्रीरंगपट्टनम स्वतंत्र वृक्ष, श्रीरंगपट्टनम में इसने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। विदेशों में दूतावास थे, तो फ्रांस, तुर्की, मिस्र में। कहाँ दूतावास थे? तो फ्रांसीसियों के मतलब इसमें तो फ्रांस में थे, तुर्की में थे और मिस्र में। जागीर समाप्त हो गया। पोलीगारो को अपदस्थ किया गया। दक्षिण भारत जीता वर्ग था। 1756 में नौसेना का गठन किया टीपू सुल्तान ने, 1796 में नौसेना का गठन और व्यापार के लिए कंपनी बनाई। आधुनिक उद्योगों की स्थापना की। विदेशों में व्यापार केंद्र स्थापित किए, तो फ्रांस में, तुर्की में, ईरान में और पेंगू में स्थापना की इसने विदेशी व्यापार की। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में शहीद हो गया, तो चौथे युद्ध में ये शहीद हो गया था है टीपू सुल्तान।
अब है आधुनिक भारत। इसमें आधुनिक भारत में केरल राज्य, केरल ये कालीकट, चिरकल, कोची, त्रवणकोर। तो केरल में था। और राज्य केरल में क्या है, त्रवणकोर राज्य। इसमें राजा, त्रवणकोर के राजा कौन थे, राजा मार्तंड वर्मा थे। 1729 से 58 तक रहेंगे। डचों ने केरल के खदेड़ा में, तो डचों ने केरल से ने खदेड़ा। और चोलाचल का युद्ध हुआ 1741 में, अंग्रेजों से हो गया, हाँ डचों के साथ। डचों ने केरल से खदेड़ा, चोलाचल का युद्ध हुआ और कोजीवाड़ा में जमोरीन को हराया। और पुरक्कड़ युद्ध हुआ 1754 में। उत्तर की ओर विजय के प्रयास हुए। आधुनिक त्रवणकोर के संस्थापक हैं, स्वयं के पद्मनाभ विष्णुदास कहते थे। तो केरल है ये। फिर है अन्य राज्यों में राजा राम वर्मा। राजा राम वर्मा 1758 से 98 तक रहे। धर्मराज की उपाधि इन्होंने धारण की। राजा राम वर्मा ने धर्मराज की उपाधि धारण की। अंग्रेजी सीखने वाले शासक थे राजा राम वर्मा। फिर नेडुम कोट्टा का युद्ध हुआ और 1789 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से टीपू को हराया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की मदद से इन्होंने क्या है, टीपू को हराया। राजा रवि वर्मा, ये राजा रवि वर्मा 1848 से 1906 तक रहे। सबसे बड़े कलाकार थे राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा प्रेस की मुंबई में और लोनावाला में, राजा रवि वर्मा ने। अंग्रेजों ने केसरे हिंद मॉडल दिया। अंग्रेजों ने केसरे हिंद का मॉडल दिया। हमें राजा राजपूत राज्य, जो राजपूत राजाओं के अधीन थे राज्य। तो इसमें अजमेर है, वो आमेर के राजा जय सिंह थे। आमेर के राजा जय सिंह 1699 से 1743 तक। और कछवाहा राजपूत कहलाए। कछवाहा राजपूत योग शासक, कानून निर्माता, समाज सुधारक और खगोल शास्त्री थे। जयपुर की स्थापना की इन्होंने जाटों से लिए गए इलाकों पर। फिर दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, यहाँ वेधशालाएं बनवाई। दिल्ली में, जयपुर में, उज्जैन में, मथुरा में। शरणार्थियों को इन्होंने शरण दी थी। फिर यूक्लिड की रेखा गणित संस्कृत का अनुवाद करवाया इन्होंने। एलिमेंट ऑफ जियोमेट्री संस्कृत अनुवाद। फिर बालिका हत्या रोकने के लिए महंगी शादियों पर रोक लगाया। तो राजा जय सिंह थे ये। फिर अन्य छोटे राज्यों में वंश पठान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के आसपास था। ये वंश पठान उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद के आसपास। संस्थापक थे मोहम्मद खान वंशन। 1713 में स्थापना हुई और फर्रुखसियर मोहम्मद शाह रंगीला के काल में थे। अहमद शाह दुररानी और अब्दाली का साथ दिया। और निजामुद्दौला, इसमें अब्दाली के सिक्के फर्रुखसियर में ही ढले थे। अब्दाली के जो सिक्के थे वो फर्रुखसियर में ही ढले थे। तो रुहेलखंड का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में रुहेलखंड, इसमें बरेली, अम्बाला और रामपुर वाला क्षेत्र रुहेलखंड में आता है। बरेली है, अम्बाला है, रामपुर। संस्थापक इसके थे रुहेलखंड में अली मोहम्मद खान। पख्तून पठान का उद्भव हुआ 1721 में मोहम्मद शाह रंगीला के समय आया था। तो ये बेहतर सैन्य सैयद को हराने का इनाम दिया। तो बेहतर सैयद को हराने का इनाम दिया गया। बाद में कई सरदारों में राजा बंट रामपुर
नवाब निजामुद्दौला ने अब्दाली का साथ दिया और भारत अब्दाली का प्रतिनिधित्व बना।